अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आज हम शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर पीछे रह गया था। बट उससे पहले हम आज कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत क्या है? क्या सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये वक्त चल रहा है यानी ऑनलाइन क्लासेस का, इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने घर पर पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं जब आप 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में रहते थे, फिर ट्यूशन जाते थे, फिर यानी घर पर भी पढ़ते थे, उस कंडीशन में हमारा कितना वक्त पढ़ाई पर लगता था। आज हम खुद काउंट करें कि आपने पूरे दिन में कितनी देर पढ़ाई की। आपने पूरे दिन में कितने टाइम, आप सुबह में बैठे 1 घंटे, दोपहर में बैठे 1 घंटे, शाम में बैठे 1 घंटे, मान लीजिए 3 घंटे आपने पढ़ाई की। 3 घंटे, और अगर आप जब स्कूल आते थे तो कितना वक्त लगता था और कितने वक्त आप पढ़ाई करते थे, टोटल मिलाकर देखिए आप उसका आधा भी नहीं कर रहे अभी। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं कर रहे। आप क्या करते हैं? बड़ी मेहनत, यानी जिस वक्त मैं पढ़ाया करूं उस वक्त क्या होना चाहिए, आपके सामने किताब, कॉपी, पेंसिल, यानी हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, पहले ही आपको मालूम हो जाता है कि इस सब्जेक्ट की हमारी वीडियो है तो हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हों और फिर आप वीडियो देखना स्टार्ट करें। यानी आप किताब भी इसमें वीडियो में ना देखें, बल्कि कहाँ देखें, अपने सामने किताब होनी चाहिए, जिससे कि आपको समझ में आए बात। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने वक्त को यूटिलाइज़ कीजिए। यानी आपके पास एक वक्त था कि आपके पास वक्त नहीं होता था राइटिंग करने के लिए, राइटिंग सुधारने के लिए। आज आपके पास इतना वक्त है कि आप जितनी चाहें उतनी राइटिंग कर सकते हैं। बट अगर आप खुद करना चाहें तभी तो ये मुमकिन है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो और समझते हैं कि विविधता और भेदभाव क्या है। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। यानी भेदभाव कब होता है? जब यानी पहले से ही हमने सेट कर लिया कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इस तरह से हम कोई रूढ़िबद्ध धारणा यानी पहले से ही डिसीज़न ले लेना किसी के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये यहाँ पर अब भेदभाव पैदा हो गया। यानी हम भेदभाव करना शुरू कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये पीले इसमें बॉक्स में लिखा हुआ है, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा कि मुसलमानों के बारे में क्या है रूढ़िबद्ध धारणा कि इन लोगों के यहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, जबकि ऐसा नहीं है। आप केरल का एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। इसमें केरल के बारे में एग्ज़ाम्पल दिया गया है। उसमें कहा गया कि वहाँ जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हुई, यानी कि जब स्कूलों में 60% टीचर जो थी वो लेडीज़ हो गई और वहाँ जो है बसों की फैसिलिटी यानी घर से और स्कूल तक की फैसिलिटी आसान हो गई, तब उस कंडीशन में वहाँ लड़कियों में तालीम ज़्यादा हो गई। तो ये क्या है? ये एक नज़रिया है जो हमें दूर करना चाहिए। ये क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा है कि पहले से ही हमने डिसाइड कर लिया कि मुसलमानों में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। केरल का एग्ज़ाम्पल हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं अपना, या आप पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों को नीचे दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी ख़ास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों को इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। यानी जिस चीज़ में हर कोई काम कर रहा है, यानी अब मान लीजिए हैंडपम्प है, हैंडपम्प में से पानी हर कोई ले रहा है, क्या है, गवर्नमेंट का ईजाद करता है यानी लगाया हुआ है, तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है। अब उसमें क्या किया हमने कि भाई हमने कब्ज़ा कर लिया, भाई ये आदमी यहाँ से पानी नहीं लेगा, ये नहीं लेगा, ये नहीं लेगा। एक ख़ास कौम को हमने क्या किया, हटा दिया कि आप पानी नहीं लेंगे यहाँ से। तो ये क्या है? भेदभाव है। तो ये इस तरह के भेदभाव हमारे
आम हो जाते हैं जब हम पहले से ही रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में, इसको जूम कर लेते हैं, पिछले पार्ट में समीर 1 और समीर 2 एक दूसरे से बहुत अलग थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। ये विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों का निम्न कोटि का मानते हैं। यानी कि अब मान लीजिए मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, ये जितने भी जो गैर मुस्लिम हैं वो सब बहुत नीच हैं, मतलब उन्हें कुछ आता नहीं, कुछ समझ नहीं किसी तरह की। तो ये क्या है, ये गलत है। यानी वो भी समझदार हैं हर चीज़ में, लेकिन हो सकता है हम अलग अलग सोच रखने वाले हों, भिन्न प्रथाएं हैं, हमारी रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन उन्हें नीचे दर्जे का समझना ये गलत है, निम्न कोटि का मानते हैं, जो कि गलत है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब था। समीर 2 क्या था, गरीब था। विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनके साथ भेदभाव होता है। यानी आप खुद समझ सकते हैं, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके साथ भेदभाव करने की वजह क्या होती थी? वजह ये होती थी कि उनकी संस्कृति ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं मानते थे ये लोग। मतलब जो जुल्म करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो संस्कृति है वो मूल्यवान नहीं मानते, और उनके पास ज़रूरी मतलब अपनी ज़रूरत पूरी करने के साधन भी नहीं होते, इसलिए उन्हें जो है कमतर समझते हैं ये लोग। भेदभाव का सामना करने पर अब क्या होना चाहिए? अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। ये बहुत सारे काम हैं जो कि करते हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बाल काटना कम दर्जे का काम है, तो अगर हम मान लीजिए बाल काटने वाले काम करना बंद कर दें, तो आप क्या करेंगे भाई? अब आप खुद काटेंगे, और कितने बेकार तरीके से, गैर मुनज़्ज़म तरीके से आप जो है बाल काटेंगे, और फिर उसका नुकसान आपको ही होगा। यानी हमें जो है किसी के काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये क्या है? भेदभाव है। हम क्या करते हैं, यहाँ भेदभाव करते हैं, जो कि गलत है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों का मतलब पूरे समूह सीढ़ी के तले में रखा गया। उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। ये छुआछूत की बहुत बुरी प्रथा थी, जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। पहले क्या होता था, छोटे लोगों को यानी अपने किसी बर्तन में पानी पीने तक भी नहीं दिया करते थे, घर के अंदर भी नहीं आने दिया करते थे। यानी बहुत ज़्यादा मतलब प्रथाएं होती थी इनकी, जो कि ये गलत प्रथाएं बन चुकी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म की गई। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। अछूतों यानी जिनको छुआ ना जा सके, ठीक है, समझ रहे हैं बात? यानी उनको छूने से इन्हें बीमारी हो जाएगी, जैसे कि इस तरह का मतलब जो पहले से ही पूर्वाग्रह इनके जहनों में भर दिया गया था। ये रूढ़िबद्ध धारणा थी एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी, यानी जो काम है उनका वही काम करेंगे। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे, यहाँ तक की पाबंदियाँ थीं।
इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथा कथित अछूतों को वंचित रखा। यानी ये एक रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है? रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है, इस बारे में हम समझ चुके हैं, फिर भी हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इसमें दोनों में क्या अंतर है। रूढ़िबद्ध धारणा जो हमारी सोच होती है वो है, यानी हम किसी के बारे में पूर्वाग्रह कर लें, पहले से ही सोच लें, या पहले से चली आ रही परंपरा को हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसी है वैसे ही रहेगी, यही बातें चलती रहेंगी। और भेदभाव क्या है? उनके ज़रिए जो हम काम करते हैं, यानी कि ये अछूत हैं, ये इनसे काम नहीं करवाना चाहिए, ये हमारे घर में नहीं आने चाहिए, इन्हें पानी पीने के लिए अपना गिलास नहीं देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये भेदभाव है कि इन्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, इनसे ये काम नहीं करवाना, ये तमाम बातें क्या हैं? भेदभाव हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अब ये हस्ती कौन है? ये हस्ती है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था। संविधान लिखने वाले यानी संविधान के पिता भी कहा जाता है इन्हें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये हमारे सामने है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये एक बड़ी हस्ती हैं जिन्होंने क्या लिखा था? संविधान लिखा था। और ये ऐसे ही समाज से थे जिनके खिलाफ क्या होता था? यानी भेदभाव होता था। ये भेदभाव, इन्हें भी एक जगह भेदभाव का सामना करना पड़ा, और वो कौन सी जगह थी? रेलवे स्टेशन था, जहाँ पर ये तकरीबन इनके बारे में बात की जाती है। इन्होंने लिखा है, यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशन पर थे। कौन से रेलवे स्टेशन पर थे? कोरेगांव में एक भाई अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे, यानी अपने भाइयों के साथ अपने फादर के यहाँ जा रहे थे, और स्टेशन पर पहुँचे थे। उनके जो नौकर या उनके पिताजी खुद आने वाले थे उन्हें लेने के लिए, बट वो नहीं आ पाए थे। और फिर रेलवे स्टेशन का जो मास्टर थे वो आए, उनसे बात की, और उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि पिताजी आने वाले थे। और उनकी बातचीत से, मैं ऐसे ही बता देता हूँ रीड किए बिना, ठीक है, जो कहानी उनके साथ गुजरी थी। वो मास्टर आए और उनसे बातचीत की उन्होंने, और बातचीत करने के बाद उन्हें मालूम हुआ उनके लैंग्वेज से और उनके पहनावे से ऐसा मालूम होता था जैसे कि वो ब्राह्मण हो, जबकि वो दलित मालूम नहीं होते थे। और यहाँ लिखा हुआ है, कपड़ों और बोली से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं, यानी स्टेशन मास्टर को क्या लगा था? ब्राह्मण बच्चे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि हम कौन हैं। उन्होंने स्टेशन मास्टर ने पूछा किससे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके भाइयों से। तो भीमराव अम्बेडकर की ज़बान से फ़ौरन निकल गया कि हम जो है कौन है? महार हैं, हम महार हैं। तो महार यानी बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, इसलिए उन्हें जो है फिर क्या किया, वो जो स्टेशन मास्टर थे वो एकदम भौचक्के रह गए। अरे, फिर उन्होंने उस फ़ौरन जो है अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। अचानक उनमें परिवर्तन आ गया, देखने में अजीब सी घृणा भावना उनके चेहरे पर नज़र आने लगी, हावी हो गई उन चेहरे पर। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, अब वो क्या करे, वो फ़ौरन जो है कमरे में चले गए। अब वो दिन छुप रहा था, और उनके पिताजी और ना तो कोई नौकर आया, ना ही पिताजी आए स्टेशन पर लेने के लिए, और वो बेचारे घबरा रहे थे। और फिर ये पूरी स्टोरी है, आप पढ़ेंगे। तो आखिर में क्या हुआ, वो लौट कर भी आए मास्टर, लेकिन बैलगाड़ी, अब सब में क्या हो गई थी, वो बात आम हो गई थी। अब कोई बैलगाड़ी वाला ले जाने को तैयार नहीं था, यानी उन्हें थोड़ा बहुत तरस आ भी गया, वो आए भी, लेकिन वो दूर दूर कि भाई अब क्या करोगे तुम यहाँ। तो इस तरह से वो थोड़ा हमदर्दी दिखा भी रहे, लेकिन अब जो सब में बात फैल गई कि भाई ये तो अछूत हैं, इनके साथ, अब कोई बैलगाड़ी वाला उन्हें ले जाने को तैयार नहीं था। तो ये क्या था, मास्टर को जवाब दिया था कि महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा नीचा नहीं बनाना चाहता था, यानी किसी को ले जाने से वो गंदे हो जाएंगे, वो नीच हो जाएंगे, बताइए, जबकि वो दुगना किराया देने को तैयार थे। बताइए,
गाड़ीवान से तोलमोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। और ये तमाम बातें कहाँ से ली गई हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीच, खंड 12, संपादन वसंत मून, कोई किताब है, सॉरी, ये जो प्रिंट होती है वो है बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, जो ये महाराष्ट्र से है। कल्पना करके देखिए, अब हम खुद सोचें कि अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हमारे अंदर कितनी जो है मतलब गुस्सा आ जाएगा, कितना जो है हम ऐसा फील करेंगे कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं हमारा अपना, और हम अपना अपमान महसूस करेंगे। आपसे अगर कोई दूर दूर भागने लग जाए तो कैसा फील करेंगे? ये एक बहुत बुरी चीज़ है, भेदभाव करना किसी के साथ। तो इस कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। अब इसके बारे में जो संघर्ष हुआ था, समानता के लिए जो संघर्ष हुआ था, ब्रिटिश जो सरकार थी, ब्रिटिश शासन था, उस वक्त क्या था, सभी के लिए संघर्ष हुआ था, मतलब जाति प्रथा के लिए, और ये तुम्हारे दलित औरतों के लिए, औरतों की, जनजाति लोगों की, किसानों की, ये तमाम चीज़ें, यानी कुल मिलाकर टोटल बात ये थी कि बराबरी के लिए, बात क्या थी, बराबरी के लिए जो है आंदोलन हुए कि भाई हमें बराबरी चाहिए। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, इसी तरह महिलाओं के पास भी होना चाहिए, उन्हें भी अधिकार मिले। और दलितों ने अपने आप को ज़मींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया, यानी उन्हें जो है ज़्यादा ब्याज दर पर पैसे उधार मिलते थे, तो जो कि गलत था। जब सबको दे रहे हैं, यानी अगर कोई ब्राह्मण आया तो उसको कम ब्याज दर है, और अगर कोई दलित आया तो उसे ज़्यादा ब्याज दर पर पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये क्या है, एक भेदभाव है। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया और उनसे रिलेटेड जो कानून बनाने चाहिए थे उन्होंने बनाए। और इसमें जो नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता एक अहम मूल्य की तरह माना गया। तो ये तमाम बातें इसे कानूनी रूप से ख़त्म कर दिया गया, यानी जो असमानता थी उसको कानूनी रूप से ख़त्म किया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा, और अगर ऐसा होता है तो सज़ा मिलेगी, यानी इस तरह का कानून तैयार कर दिया गया। अब इस दौर में यहाँ कोई भी यानी भेदभाव का हमें केस नहीं मिलता है। अभी कहीं कहीं मिलता है, बट वो गांव देहातों में लोग जो कानून से अभी अवगत नहीं है, यानी जानते नहीं हैं, वहाँ हमें जो है ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए असमानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ये तमाम बातें संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी तमाम आज़ादी और समानता के आधार पर ही हमारा संविधान तैयार हुआ था, और ये भारत के संविधान में हमारे लिए उद्देशिका है। इसको हम पढ़ भी सकते हैं, ये हमारे लिए लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में अभिव्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। यानी ये एक जो कहते हैं ना, जो शपथ लेते हैं संविधान के ज़रिए, वो ये शपथ हम मतलब जिन लोगों ने संविधान तैयार किया था उन लोगों ने ली थी। तो इसके बारे में अब हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। क्या जान लिया है कि हमारी रूढ़िबद्ध धारणा क्या चीज़ होती है, और हमने ये भी जाना है कि भेदभाव क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा क्या है और भेदभाव क्या है। रूढ़िबद्ध धारणा से ही भेदभाव बनता है, यानी भेदभाव जो आता है रूढ़िबद्ध धारणा से ही आता है। यानी हम पहले से ही किसी के बारे में गलत सोच अपने जहन में रखते हैं और फिर उसकी वजह से हमारा जो अमल होता है, यानी हमारा जो रवैया होता है, वो क्या होता है, भेदभाव के साथ होता है। तो ये हमारी गलत जो रूढ़िबद्ध धारणा है उनको ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक जो है अब रूढ़िबद्ध धारणाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर ऐसी रूढ़िबद्ध धारणा देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपकी समझ में आया होगा। हमने विविधता पढ़ी थी और विविधता के बाद हमने भेदभाव भी पढ़ा है। भेदभाव क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा का एक नतीजा है। क्लियर हुई बात? चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।